ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर प्लेटो अपनी बुक रिपब्लिक बस स्टार्टिंग हो जाएगी। बेस क्या है उसका? जस्टिस बेस्ड आइडियलिज्म। ठीक, तो रिपब्लिक आएगा। अब यहां से दो चीजें हो जाएंगी कि अगर रिपब्लिक का थॉट अगर आप लिखोगे, ठीक, और लास्ट में जाकर रिपब्लिक का क्रिटिसिज्म करते हुए लॉज और स्टेट्समेंट के विचार लिखे हो, तो दोनों तीनों किताबों का थॉट आ जाएगा ना आपके आंसर में। यही चाहिए उसको विचार लिखवा देते हैं, एक क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन में लिखवा दूंगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग यहीं से करना कि देखो किसी भी थिंकर का अगर क्वेश्चन लिखना, तो उस थिंकर को लिखने के लिए उसके स्टेट से स्टार्टिंग, जैसे ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और स्टार्टिंग में ठीक मैकियावेली को लिखना, इटालियन एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली, उसका बेसिक थॉट ये हॉब्स को लिखना, ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन, ठीक। लॉक को लिखना, ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर, ब्रिटिश पॉलिटिकल लिबरल थिंकर लॉक, टू क्रिटिसाइज ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, उसकी किताब क्लियर। मिल को लिखना, ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर जेएस मिल, लिबरल, ठीक। मार्क्स को लिखना, जर्मन फिलोसोफर, जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक। ग्रामसी को लिखना, इटालियन न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर, ठीक। आपको इनको लिखना है, हन्ना अरेंट को लिखना, यूएस पॉलिटिकल थिंकर। अब यहां पे लिखना है यूएस कंटेम्परेरी पॉलिटिकल, यानी अमेरिकी समकालीन राजनीतिक विचार, ठीक। रॉल्स को लिखना है अमेरिकी राजनीतिक विचार, यूएस पॉलिटिकल थिंकर जॉन रॉल्स, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। यहां तक हर थिंकर की स्टार्टिंग एक लाइन सबकी यही है, इसमें कोई बदल नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है स्टार्टिंग कहां से किया है। तो किसी का भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, ये तो इतना पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस थिंकर का, ठीक। अगर उस थिंकर का पता चले तो उसके लाइन से आप आगे बढ़ लीजिए। अब मान लो प्लेटो का ही क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट ये है, अगर आप लिखना अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये सही है। ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर प्लेटो, ये सही। यूनानी राजनीतिक दार्शनिक, अब प्लेटो कहता है किसी भी थिंकर को, अब जैसे प्लेटो का हो गया, अरिस्टोटल का हो जाएगा, मैकियावेली का हो जाएगा, हॉब्स का हो जाएगा, ठीक। तो वो चीज, अब जैसे एक सिचुएशन, एक सिचुएशन मैं हॉब्स को रखता, ठीक, अलग पेज पर रखना है इसको। हॉब्स ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर, ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर यानी ब्रिटिश राजनीतिक विचार, क्लियर। इसकी किताब है लेवियाथन, ठीक, लेवियाथन इसकी किताब, ठीक। अब थोड़ा सा समझो, 1644 ब्लड रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, क्लियर। ब्रिटेन में रक्त रंजित क्रांति। रक्त रंजित क्रांति क्या है? पार्लियामेंट
वर्सेज किंग, पार्लियामेंट वर्सेज किंग मीन्स संसद व राजा, संसद व राजा। पार्लियामेंट क्या है और किंग क्या है? पार्लियामेंट एंड किंग आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द, ये दोनों इंपॉर्टेंट अथॉरिटी यानी सत्ता के दो केंद्र, सत्ता के दो केंद्र। क्लियर? क्लियर हो गया? इस सत्ता के दो केंद्र और दोनों आपस में लड़ रहे। क्लियर? दोनों आपस में क्या कर रहे? अगर दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो यहां पर क्या, अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी हो गई। क्लियर? और अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी हो गई तो यहां पर प्रॉब्लम क्या जनरेट करेगी? नो सिक्योरिटी ऑफ, सत्ता की अनुपस्थिति। अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी का मतलब सत्ता की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। ठीक? और जीवन की सुरक्षा नहीं। ठीक? यानी नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। ये आपके सामने इतनी प्रॉब्लम है। ठीक? अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि कंफ्लिक्ट क्यों हो रहा है? Why the conflict between parliament and king? क्यों हो रहा है? एक क्वेश्चन तो खड़ा होगा ना, संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्यों लोग संघर्ष कर रहे हैं? ठीक? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि संघर्ष क्यों कर किया। अब इसी पूरे थॉट को एनालाइज करने के लिए, पूरे थॉट को एनालाइज करना है। हॉब्स करता क्या? हॉब्स की जो पोजीशन है, वह पोजीशन अपने पूरे पॉलिटिकल थॉट को एनालाइज कर रहा है। समझ रहे हो? जितने भी इस पूरी पोजीशन को लेकर, यही चीज मैं आया समझा रहा था आपको कि लिखना क्या था, कैसे आपको। अब ये कंडीशन आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की लग गई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की पोजीशन आ गई। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की पोजीशन आ रही है, यानी मींस मैंने कहा कुछ करना नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को अगर समझना है, उसके थॉट के संबंध में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी, तो सबसे पहले यह समझिए कि वह किस एनवायरनमेंट में जन्म ले रहा है। सबसे पहले एनवायरनमेंट अगर समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अब प्लेटो के सामने प्रॉब्लम क्या थी? डिक्लाइन ऑफ मोरलिटी। ठीक? अरिस्टोटल के सामने प्रॉब्लम क्या थी? नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। मैकियावेली के सामने प्रॉब्लम क्या थी? डिवीजन ऑफ इटली। हॉब्स के सामने प्रॉब्लम क्या है? नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। लॉक के सामने प्रॉब्लम क्या है? नो प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल राइट। मिल के सामने क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। विदाउट लिबर्टी देयर इज नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। ठीक? मार्क्स के सामने प्रॉब्लम क्या है? क्लास सोसाइटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक? ग्रामसी के सामने प्रॉब्लम क्या थी? ग्रामसी इटालियन थिंकर, इटालियन एंड इटली इज द पार्ट ऑफ यूरोप। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी यूरोप में आती है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स रिवोल्यूशन कहां होनी चाहिए? यूरोप में होनी चाहिए, नहीं हुआ। क्यों? वाई? क्यों? इसी को सर्च आउट कर रहा है, और इसी को सर्च आउट करने के लिए जब इटली का है तो इटली में क्या है? मुसोलिनी है। मुसोलिनी फासिस्ट थिंकर है, फासिस्ट थिंकर यानी डिक्टेटर। डिक्टेटर थिंकर होने के कारण
वह ग्राम्सी को अरेस्ट कर लेता है और जेल में डाल दिया गया। जेल में ही ग्राम्सी अपनी किताब लिखता है, द प्रिजन नोटबुक, यानी जेल की आत्मकथा। और उसी में वह डिफाइन करता है कि क्यों क्यों यूरोप में रिवॉल्यूशन नहीं हो पाया। प्रॉब्लम है ना, यूरोप में रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि मार्क्स के अकॉर्डिंग तो रिवॉल्यूशन यूरोप में होना चाहिए। मार्क्स के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन कहां होना चाहिए, यूरोप में, लेकिन यूरोप में रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। तो जब यूरोप में रिवॉल्यूशन नहीं हो तो कोई ना कोई रीजन होगा कि नहीं। उसी रीजन को खोज करने के लिए या उसी रीजन को सर्च आउट करने के लिए उसने अपना थॉट दिया, और थॉट दिया कि रिवॉल्यूशन यूरोप में नहीं हो सकता है, किसी भी कंडीशन में यूरोप में नहीं हो सकता, क्योंकि, और इसको लेकर उसने जो थियरी देती है, थियरी ऑफ हेजीमनी, प्राधान्य का सिद्धांत, ठीक। और उस प्राधान्य के सिद्धांत में, हेजीमनी की थियरी में, ग्राम्सी यह विचार दे रहा है, इस तरह का थॉट दे रहा है कि कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति अपनी सुपरमेसी सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन पर नहीं स्टेबल करते हैं। मींस कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वह अपनी सुपरमेसी सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी सिर्फ इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन के बेस पर अपनी सुपरमेसी को स्टेबल नहीं करते हैं, ठीक, बल्कि अपनी सुपरमेसी को स्टेबल करने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी का सपोर्ट कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज की संस्थाएं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी क्या है, फैमिली है, रिलीजन है, स्कूल है, ठीक। और मैं आप सभी लोगों से एक चीज, एक क्वेश्चन पूछता कि जन्म से लेकर स्कूल तक गए आप, यहां पर भी आए, आपका या आपको सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्या मिला, परिवार से लेकर, यानी जहां जन्म लिए वहां से लेकर यहां, सबका आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, और बड़ों का सम्मान करो। परिवार भी यही सिखाता है, धर्म भी यही सिखाता है, स्कूल भी यही सिखाता है। और समाज में बड़ा है पूंजीपति, समाज में बड़ा है कौन। तो जब लोगों के मन में इस तरह का थॉट है तो उन लोगों के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन होगा कैसे, अब बताओ, रिवॉल्यूशन कैसे हो सकता है। इसलिए मार्क्स का रिवॉल्यूशन है फ्रॉम अप टू डाउन, ग्राम्सी का रिवॉल्यूशन है फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक। सुनना, मार्क्स है और ये ग्राम्सी, ये मार्क्स है एंड ग्राम्सी। मार्क्स कहता है रिवॉल्यूशन फ्रॉम अप टू डाउन, एंड मींस ये आपका पोजीशन है, और ये क्या है, ये क्या है जी, मार्क्स के अनुसार बताओ ये बेस है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है। नहीं बताया गया था कि किसी भी समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले परिवर्तन कहां लाओ, बेस पर। तो ये क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। और इस मोड ऑफ प्रोडक्शन पर किसकी ओनरशिप है, कैपिटलिस्ट क्लास। अब प्लेटो में चल गई, उत्पादक वर्ग आ गए। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन अगर चेंज करेंगे तब जाके स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगा, क्लियर। अब यहां पर है, यहां पर, ठीक, ग्राम्सी में ये सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी इज इक्वल टू फैमिली, रिलीजन एंड स्कूल। रिवॉल्यूशन यहां से शुरू किया जाए ऊपर, तो यहां पर रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन फ्रॉम डाउन टू
ठीक, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया।